हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सीएलसी ऑनलाइन क्लास पटना, आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को 12th क्लास बायोलॉजी जो आपको आने वाले 2027 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से बताया जाएगा। इसमें आप लोगों का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन, जिसमें आप लोगों को जनन के बारे में पढ़ना है, उस जनन का जो चैप्टर हो गया उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो जनन का मतलब क्या होता है ना, जनन का सीधा सा मतलब है कोई भी जीव जो अपने जैसा दूसरा जीव को उत्पन्न कर दे। ठीक है ना, मान लो कोई जीव है और वह जीव अपने ही जैसा अगर दूसरा जीव का उत्पत्ति करता है तो उसको जनन बोलते हैं। जैसे मान लो जो जीव होता है, मनुष्य है तो मनुष्य का संतान क्या होगा, मनुष्य होगा, या जो जीव जैसा होता है उसका संतान भी उसी के जैसा होगा। तो अपना जैसा दूसरा जीव का उत्पत्ति करना ही कहलाता है जनन। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है कि जनन का जो टाइप हो गया, जिसमें एक होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का अर्थ क्या होगा? लैंगिक जनन में क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस ग्रुप में भी दिखाया हुआ है और इससे संबंधित जो बातें होती है उसको भी हम आपको क्लियर कर देंगे। लैंगिक जनन जो होता है इसमें एक जाति का दो जीव, ठीक है ना, एक जाति का कितना जीव, दो जीव, जिसमें एक होना चाहिए नर और दूसरा होना चाहिए मादा। ठीक है, नर और मादा। जैसे मनुष्य में ले लेते हैं, मनुष्य में एक जाति जो हो गया आपका मनुष्य, उसमें आपका पुरुष स्त्री, ठीक है ना, नर मादा, इस तरह से। तो एक ही जाति का जब दो जीव जिसमें नर और मादा आपस में संयोग करता है, मिलन करेगा, संबंध बनाएगा, और तब उससे नया जीव का अगर उत्पत्ति हो रहा है तो वह लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। अलैंगिक में ऐसा बात नहीं है। अलैंगिक में सिर्फ एक जीव, ओनली वन, ठीक है, सिर्फ एक जीव क्या होता है कि वह अपने ही जैसे दूसरा जीव को उत्पन्न कर देता है, और उसमें जो जीव होता है वह अपने जनक के समान विश्व में होता है। अगर डिफरेंस में इस तरह से देखा जाए, ठीक है, तो लैंगिक जनन का जो क्रिया होता है इसमें युग्मक बनता है। युग्मक का मतलब हो गया नर के द्वारा नर युग्मक और मादा के द्वारा मादा युग्मक, ठीक है ना। इसमें युग्मक बनेगा जिसमें नर के द्वारा नर युग्मक और मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक में युग्मक नहीं बनता है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे लैंगिक जनन का हम लोग लेके चलते हैं, लैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में एक जाति के दो जीव, ठीक है, एक जाति का कितना जीव, दो जीव। दो जीव में कौन कौन, तो एक होना चाहिए नर और दूसरा होना चाहिए मादा, ठीक है, आपस में मिलन करेगा और मिलन करके नया जीव का उत्पत्ति करेगा, वो लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक में ऐसा कोई बात नहीं है। अलैंगिक जनन जो होता है, ठीक है ना, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव, ओनली वन, ठीक है, वो एक जीव क्या करेगा, वह अपने ही जैसा दूसरा जीव का उत्पत्ति कर देगा। इसमें दो जीव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो एक जाति का दो जीव नर और मादा आपस में संयोग करके नया जीव का उत्पत्ति कर रहा है, तो वह हो जाता है लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन इसको बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी लैंगिक जनन होगा ना, तो लैंगिक जनन में
लैंगिक जनन में आपका जो लैंगिक जनन होता है, जैसा हम लोग देखें, इसमें दो जीव चाहिए, नर और मादा। इसमें हमेशा ये सिस्टम है, हमेशा नर के द्वारा, ठीक है ना, नर के द्वारा इसमें नर युग्मक बनता है और हमेशा इसमें मादा के द्वारा मादा युग्मक बनता है। जनरली नर युग्मक को हम लोग बोलते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को हम लोग बोलते हैं अंडाणु। शुक्राणु कुछ इस तरह का होता है, अंडाणु कुछ इस तरह का होता है। ये सब आगे डिटेल में जानेंगे। अभी यहाँ तो अगर किसी तरह से नर युग्मक मादा युग्मक मिल गया, इसके मिलने की क्रिया को बोला जाता है निषेचन का क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता है निषेचन के बारे में। निषेचन किसे कहेंगे? तो नर के द्वारा उत्पन्न होने वाला नर युग्मक, ठीक है, और मादा के द्वारा उत्पन्न होने वाला मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या बोलेंगे? शुक्राणु, और मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। अगर यह किसी तरह से आपस में मिल गया, इसका मिलना ही क्या कहलाएगा? निषेचन। जैसे शुक्राणु इस तरह का कुछ हो गया, अंडाणु इस तरह का होता है। अगर किस तरह से अंडाणु के अंदर शुक्राणु प्रवेश कर गया तो यही आपका निषेचन का क्रिया कहलाएगा, और ये संरचना जो बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं जायगोट, या इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट है जिसको दिमाग में रखना है। लैंगिक जनन का जो क्रिया होगा, तो लैंगिक जनन के क्रिया में कितना जीव का आवश्यकता? दो जीव, एक नर और दूसरा मादा। नर के द्वारा क्या बनेगा? नर युग्मक। मादा के द्वारा मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या बोलेंगे? शुक्राणु। मादा युग्मक को अंडाणु। नर युग्मक मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाएगा? निषेचन। निषेचन से जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? युग्मनज या जायगोट। ये प्रक्रिया होता है लैंगिक जनन में। अलैंगिक में ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अलैंगिक में जैसा बोले, अलैंगिक में मात्र कितना जीव? एक जीव, सिंगल, ठीक है ना। अलैंगिक का अगर बात बोल रहे थे तो अलैंगिक में मात्र कितना जीव? एक जीव अकेले ही दूसरा जीव का उत्पत्ति कर देता है। अब इसके आधार पर दोनों का जो डिफरेंस हम लोग देख रहे थे उसको देख लेते हैं एक बार। जो बात हम लोग अभी पढ़े इस बात को यहाँ पर समझ लेते हैं। ये डिफरेंस नहीं पूछता है ज्यादातर, या इसका डिफिनेशन पूछ सकता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में एक जाति के दो जीव, नर और मादा, आपस में मिलन करके और वह आपका नया जीव का उत्पत्ति करता है। इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें एक ही जाति के कितना जीव का? दो जीव का आवश्यकता होता है। अलैंगिक में ऐसा कोई बात नहीं है। अलैंगिक में सिर्फ एक जीव का आवश्यकता होता है, इसमें दो जीव की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें नर मादा नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या बनता है? युग्मक। इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मक बनेगा, लेकिन अलैंगिक का जो प्रक्रिया होता है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। क्लियर? तीसरा बात, लैंगिक जनन के प्रक्रिया में कौन सा कार्य होगा? निषेचन। निषेचन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो लैंगिक जनन में निषेचन होगा, बट अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होगा। क्लियर? चौथा पॉइंट इसमें कहा जाते हैं, जब निषेचन होगा तो बनता है युग्मनज, जायगोट। तो लैंगिक जनन में युग्मनज या जायगोट बनता है, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मनज या जायगोट का निर्माण नहीं होता है। ये आपका 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसी में हम लोग एक चीज और देख रहे हैं, निषेचन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसको हिंदी में करके भी देता है कभी कभी।
निषेचन किसको कहेंगे? तो नर द्वारा उत्पन्न होने वाला नरयुग्मक मतलब शुक्राणु, और मादा द्वारा उत्पन्न होने वाला मादा युग्मक यानी अंडाणु के संलयन, संलयन मतलब मिलना, इसी को बोला जाता है निषेचन। क्लियर? नर के द्वारा क्या उत्पन्न होगा? नर युग्मक, मादा के द्वारा क्या उत्पन्न होगा? मादा युग्मक, और दोनों अगर किस तरह से मिल जाता है तो उसके मिलने को ही हम लोग क्या बोलेंगे? निषेचन। और निषेचन जो बनेगा उसको बोलते हैं युग्मनज या जायगोट। क्लियर? ये आपका निषेचन का बात हुआ। निषेचन का दो टाइप होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य निषेचन। यहाँ पर एक भ्रूणोद्भव का चीज है, इसको थोड़ा समझिए। भ्रूणोद्भव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें एक बात लिखा हुआ है, अभी तक हम लोग युग्मनज के बारे में पढ़े। युग्मनज में जब कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका का विभेदीकरण होता है तो उसके कारण जो संरचना बनता है उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। ठीक है? जैसे ऐसे समझिए, जैसे हम लोग अभी तक जायगोट को देखे जिसमें अंडाणु शुक्राणु आपस में संलयन किया, एक संरचना बनाया जायगोट। ठीक है? ये आपका अंडाणु था, इस तरह से ये आपका अंडाणु हो गया और ये शुक्राणु हो गया। जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश किया तो यह जो संरचना बना इसको हम लोग बोल रहे हैं जायगोट। ठीक है? अब जायगोट में क्या होता है? जनरली लैंगिक जनरल जिसमें होगा ये काम होगा। जायगोट के बाद इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। ठीक है? और सेल डिवीजन के कारण कई कोशिका का एक समूह बन जाता है। कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, 8 से 16 कोशिका का जनरली ऐसे होता है। ठीक है ना? तो जायगोट बना, निषेचन से क्या बना? जायगोट। जायगोट के बाद जो अगला संरचना बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियो। ठीक है? तो जायगोट, इसका हिंदी क्या बोले थे? युग्मनज। तो जायगोट में कोशिका का विभाजन और कोशिका का विभेदीकरण, कोशिका विभाजन या कोशिका विभेदीकरण, इसके कारण कई कोशिकाओं का जो एक समूह बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण। यानी जायगोट के बाद अगला संरचना क्या बनेगा? भ्रूण का निर्माण होगा। तो जायगोट से भ्रूण का बनना, इसी को बोला जाता है भ्रूणोद्भव। जैसा संधि विच्छेद करने पर भी भ्रूण जोड़ उद्भव, उद्भव मतलब उत्पत्ति, भ्रूण का उत्पत्ति होना। तो भ्रूण का उत्पत्ति किससे होता है? युग्मनज से, जायगोट से। तो जायगोट से भ्रूण का बनना, इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भव का। क्लियर? इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है भ्रूणोद्भव के बारे में। एम्ब्रियोजेनेसिस, युग्मनज में कोशिका विभाजन, कोशिका विभेदीकरण, इसके कारण भ्रूण का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं हम लोग? भ्रूणोद्भव प्रक्रिया। ठीक है? एक होता है जीवन अवधि, तो सिंपल सा क्वेश्चन एक है। जीवन यानी जिंदगी, जन्म से लेकर के मौत, यही तो बात होती है। अवधि समय को बोलते हैं। ठीक है ना? तो जीवन अवधि यानी लाइफ स्पैन किसको कहेंगे? तो सीधा सा लॉजिक है, कोई भी जीव जो जन्म लेगा वह समय के अनुसार मौत होगा। ठीक है? प्रकृति का नियम है, जो जन्म लेगा उसका मृत्यु निश्चित है। तो जन्म से लेकर के उसका प्राकृतिक मृत्यु, अब यह नहीं कि एक्सीडेंट से मर गया या और किसी दूसरे कारण बीमारी से मर गया, वो सब नहीं। जो जन्म लिया जीव, उसका जो प्राकृतिक मृत्यु होता है उसके बीच का जो समय अंतराल है उसको हम लोग बोलते हैं जीवन अवधि, यानी जीवन का समय, समय अंतराल। ठीक है? तो जीवन किसको बोलते हैं? सिंपल सा बात है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय। तो जन्म से मृत्यु का जो समय होता है उसी समय अंतराल को हम लोग बोलते हैं जीवन
अवधि, लाइफ स्पैन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th का। मध चक्र, ऋतुस्राव चक्र, ठीक है ना। मध्य चक्र और एक ऋतुस्राव चक्र, इसको ढंग से समझिए। मध्य चक्र का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओस्टर साइकिल, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल। मध्य चक्र में क्या होता है, जैसे जब कोई जीव होता है, ज्यादातर ये जानवरों में मिलता है, जानवर में मध्य चक्र होता है। जैसे उसमें क्या होता है ना, कि इसमें जो जीव होता है वह कोई विशेष मौसम में या किसी विशेष महीना में नर और मादा आपस में संयोग करेगा, यानी संबंध बनाएगा। जैसे देखते हैं कुत्ता हो गया या और सब जो जानवर होता है, वह हर महीना मौसम में नर मादा संबंध नहीं बनाएगा, कोई खास सीजन में बनाएगा, ठीक है ना। तो किसी खास सीजन में, मौसम में या महीना में अगर नर मादा आपस में संबंध बनाता है तो उसको मध्य चक्र कहते हैं। अब बात है उसी महीने में क्यों ऐसा करता है, तो खास रीजन है उसका। उस मौसम में या महीना में क्या होता है, उस जीव के द्वारा एक हार्मोन जैसा पदार्थ या रासायनिक पदार्थ निकलता है, एक गंध निकलता है। उस गंध को हम लोग बोलते हैं फेरोमोन्स। ये नाम खास ध्यान रखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देता है कि मध्य चक्र की क्रिया में जीवों के बीच संचार का माध्यम क्या है, उसके संचार का माध्यम होता है फेरोमोन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि उस मंथ में या उस महीने में उसके शरीर से एक गंध निकलेगा फेरोमोन्स, और फेरोमोन से क्या होगा, नर मादा आपस में आकर्षित होगा, उसके बीच संबंध बनने का प्रक्रिया होगा, ठीक है। तो उस गंध से क्या होता है, एक दूसरे के प्रति नर और मादा संबंध बनाने के लिए आकर्षित होगा, ठीक है। अब जब आकर्षण होगा तो संबंध बनाएगा, संबंध होगा तो नया जीव बनेगा, संतान होगा। तो मध्य चक्र में क्या हुआ, सीधा सा बात यहाँ पर समझिएगा, जब किसी जीव में किसी विशेष मौसम या महीने में, ठीक है ना, इसमें कोई विशेष मौसम या महीना होगा, उस विशेष मौसम महीना में क्या होता है कि नर और मादा आपस में क्या बनाता है, संबंध बनाता है। और ये इसलिए बनाता है क्योंकि उस मौसम महीना में उसके शरीर से एक गंध निकलता है, उस गंध को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमोन्स, और उससे नर और मादा एक दूसरे के प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है। क्लियर? ऋतुस्राव चक्र हम लोगों में पाया जाता है। हम लोग में ऐसा नहीं है कि कोई विशेष मौसम महीना है तब जाकर के पुरुष स्त्री संबंध बनाएगा, वो कभी कोई महीना रहे, ठीक है, कोई समय रहे, किसी भी समय हो सकता है, दिक्कत नहीं है। ऋतुस्राव चक्र में क्या होता है, ये स्पेशली मनुष्य में, मनुष्य के प्रजाति में, जैसे बंदर में भी होता है, क्योंकि हम लोग तो पूर्वज हैं, चिंपैंजी सब में भी होता है, ठीक है, ये सब हम लोग पूर्वजों में आते हैं, इस समय ऐसा मिलता है। ऋतुस्राव चक्र में क्या होगा, इसमें स्पेशली मादा का जो जनन अंग है, ठीक है, उस मादा के जनन अंग में कुछ चक्रीय प्रक्रिया होता है। जिस चक्रीय प्रक्रिया, जैसे आप लोग सुने होंगे कि स्त्री में मासिक चक्र पाया जाता है, ठीक है ना, मासिक चक्र का क्रिया, मासिक चक्र का क्रिया एक प्रकार का ऋतुस्राव चक्र है। यह 28 दिन का होता है, एक मंथ के आसपास, इसलिए इसको मासिक चक्र बोला जाता है। तो ऋतुस्राव चक्र में ये होता है कि इसमें मादा का जो जनन अंग है, उस मादा के जनन अंग में कुछ चक्रीय प्रक्रिया होगा और निश्चित समय अंतराल पर वह बार बार क्या होगा, दोहराया जाएगा। जैसे स्त्री में होता है, ठीक है, हम लोग किसके बारे में बोले थे, मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, इन सब में पाया जाता है ऋतुस्राव चक्र, ठीक है। जैसे मनुष्य का हम लोग कॉमनली जो जान रहे हैं, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मनुष्य में क्या होता है कि इसमें देखते हैं हम लोग कि स्त्री होती है, उस स्त्री में मासिक चक्र होता है एक खास उम्र के बाद, 12 से 14 वर्ष के एज के बाद, ठीक है। स्त्री में प्रत्येक मंथ लगभग 28 दिन का समय होता है, उसमें उसके जनन अंग से ब्लड जैसा
तरल पदार्थ का सिक्रीशन या स्रवण होता है, ठीक है, और वह हर मंथ में इस तरह से होता है। तो हर मंथ के अनुसार या कह सकते हैं निश्चित समय अंतराल पर अगर उसके जनन अंग में कुछ चक्रीय प्रक्रिया हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी से शॉर्ट में एक नाम पड़ा है एमसी, ठीक है, जो जनरल भाषा में हम लोग सुनते हैं कि स्त्रियों में एमसी होता है, ठीक है ना। तो एमसी का मतलब ही हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्त्रियों में कितना दिन का? 28 दिन का। इसको दिमाग में रखना है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मासिक चक्र का प्रक्रिया कितना दिन का होता है? 28 दिनों का होता है, ठीक है। एक प्रक्रिया हो गया मध चक्र और एक ऋतुस्राव चक्र। क्लियर? मध चक्र किसमें? ज्यादातर जानवरों में। ऋतुस्राव चक्र किसमें? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में। ये सब ऑब्जेक्टिव में दे देता है ऐसे। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन में दे देगा मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, ऑल ऑफ दिस। तो सही हो जाएगा, वैसे समझ। क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हर साल रहेगा। कंसेप्ट को समझिएगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो रटिएगा, दिमाग में कभी गड़बड़ाएगा, कौन किसके अंतर्गत आता नहीं आता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा समझना है। देखिए एक संरचना होता है अगुणित, जिसको इंग्लिश में होता है हैप्लॉइड। शॉर्ट में इसको एन लिखा जाता है, स्मॉल एन भी लिखते हैं, कैपिटल एन भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों चलता है। एक संरचना होता है द्विगुणित, डिप्लॉयड बोलते हैं इंग्लिश में, टू एन। ये हिंदी मतलब आपका कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें हिंदी करके ही पूछ सकता है हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, ठीक है। हैप्लॉइड संरचना कौन है, डिप्लॉयड संरचना कौन है, इसलिए इसमें इंग्लिश का वर्ड पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्या है सो देखिए, अगुणित वैसा कोई संरचना, ठीक है, जिसमें गुणसूत्र का संख्या, किसका संख्या? गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र का संख्या जनक कोशिका यानी जो शुरुआत वाला कोशिका है उसका आधा अगर हो जाता है तो उस संरचना को हम लोग बोलते हैं अगुणित, ठीक है। इसको हम लोग फिर से समझेंगे बढ़िया से फिगर के साथ। अब यहाँ पर फर्स्ट डिफिनेशन में आता है, वैसा संरचना जिसमें गुणसूत्र का संख्या जनक कोशिका का क्या होता है? आधा। इस पॉइंट पर ध्यान देना है, गुणसूत्र का संख्या इसमें क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, वह संरचना होता है अगुणित। द्विगुणित में ऐसा नहीं होता है। द्विगुणित में क्या होता है? इसमें गुणसूत्र का जो संख्या है वह हमेशा रहेगा जोड़ा के रूप में। जैसे मनुष्य में अगर हम लोग कहते हैं, वैसे समझिए आप लोग, मनुष्य में गुणसूत्र का संख्या हम लोग कितना कहते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी ज्यादा बेहतर है बोलना, क्योंकि गुणसूत्र जोड़ा के रूप में रहता है, ठीक है। प्रकृति में सब चीज का जोड़ा लगाया गया है ना। इंसान के लिए तो पुरुष के लिए स्त्री, उसका जोड़ा, नर मादा, ठीक है। ये हर जीव जंतु में जो भी कहिए आपका ईश्वर का देन या जो भी कहें, ठीक है, हर चीज का जोड़ा लगाया गया है, गुणसूत्र का भी जोड़ा लगाया गया है, ठीक है। तो मनुष्य में गुणसूत्र का जोड़ा होता है कितना? 23, यानी 46 गुणसूत्र, 46। मनुष्य में गुणसूत्र का संख्या 23 जोड़ी हुआ, तो जोड़ी का जहां पर बात आएगा वह संरचना होगा द्विगुणित। तो 23 जोड़ी यानी कि द्विगुणित संरचना होगा, ठीक है। तो अगर गुणसूत्र जोड़ा के रूप में रहेगा तो उसको द्विगुणित बोला जाता है, और अगर इसका आधा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको अगुणित बोला जाता है। जैसे थोड़ा सा समझिए शुरुआत से, यहाँ से मान लो नर लेके चलते हैं, मादा को लेकर चलते हैं। जैसा आप लोग पढ़े होंगे या याद होगा, नर में गुणसूत्र जो होता है वह होता है 44 प्लस एक्स वाई के रूप में, 44 प्लस एक्स वाई के रूप में। जबकि मादा में होता है 44 प्लस एक्स एक्स के रूप में। इसमें एक्स वाई, एक्स एक्स, इसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, और बाकी जो 44 हो गया इसको अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोग पहले थोड़ा सा जानकारी में है निषेचन का क्रिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा।
हम लोग पहले थोड़ा सा जानते हैं, नर द्वारा उत्पन्न होने वाला नर युग्मक और मादा के द्वारा उत्पन्न होने वाला मादा युग्मक, इसके संलयन को जो हम लोग कहते हैं उसको कहा जाता है निषेचन। ठीक है, तो निषेचन में नर के द्वारा नर युग्मक बनेगा और नर युग्मक जो बनेगा उसमें गुणसूत्र का संख्या हो जाएगा वो हुआ आधा। तो पहले आधा कर दो, तो 44 के आधा 22, 22 ये दो को गुणसूत्र है वो इसमें डालना है, किसमें डालना है, इसमें मान लो डाल दिए x, इसमें डाल दिए y, ये गुणसूत्र आधा हो गया ना, जितना गुणसूत्र था जोड़ा के रूप में उसका आधा हो गया। ये जो बना तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नर के द्वारा बनता है नर युग्मक, नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ये शुक्राणु बन गया, तो शुक्राणु में गुणसूत्र का संख्या हो गया उसकी शुरुआत जनक कोशिका का आधा, यानी कि शुक्राणु या नर युग्मक वह अगुणित संरचना होगा। ठीक है, वैसी मादा के द्वारा मादा युग्मक, इसमें गुणसूत्र आधा करेंगे तो 22, 22 तो इसका और दो एक्स है तो 21 में कर दिए और 21 में कर दिए। ठीक है, ये दोनों जो बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मादा युग्मक। मादा युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु। ठीक है, पहले यहाँ पर अगुणित संरचना को समझ लेना है। जो गुणसूत्र जोड़ा के रूप में रहेगा, जिस 44, 45, 46 टोटल जो हुआ तो 46 गुणसूत्र जो हम लोग कहते हैं 23 जोड़ी। ठीक है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र में नर में आपका इस रूप में होता है, मादा में इस रूप में होता है। ठीक है, तो नर में आपका गुणसूत्र जोड़ा के रूप में यहाँ पर है, मादा में भी गुणसूत्र जोड़ा के रूप में है। नर के द्वारा नर युग्मक बना, नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु। जो बना उसमें गुणसूत्र का संख्या इस शुरुआत वाले कोशिका का या इसमें जो पाया जाता है उसका आधा हो गया। तो आधा जब हो जाता है शुरुआत वाले कोशिका से तो उसको अगुणित संरचना बोलते हैं, मतलब नर युग्मक शुक्राणु अगुणित संरचना होगा। वैसी मादा के द्वारा बना मादा युग्मक, और मादा युग्मक में भी हम लोग देख रहे हैं इसमें भी गुणसूत्र आधा हो जा रहा है, इसमें भी जो आपका गुणसूत्र आधा हुआ, मतलब मादा युग्मक अंडाणु भी कैसा संरचना होगा, अगुणित। तो अगुणित में कौन कौन हो गया, तो अगुणित में हो गया एक आपका शुक्राणु नर युग्मक, एक हो गया अंडाणु मादा युग्मक। अब जब संलयन करेगा तो संलयन करवाइए, तो पहले इन दोनों का इसके साथ, फिर इन दोनों का उसके साथ, 4 स्थिति बनेगा इसमें। इसको मिला सकते हैं, इसको इस तरह से इसमें छोटे मिलाए, देख के तो मिलाना है। 44 प्लस एक्स एक्स इसको मिला देते हैं, 44 प्लस एक्स वाई, अब इन दोनों का उसके साथ मिलाते हैं, इसके साथ मिला दो 44 प्लस एक्स एक्स, एक लास्ट इसके साथ मिला देते हैं 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे नर युग्मक है, इधर मादा युग्मक है, तो नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। और निषेचन से जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं जायगोट यानी युग्मनज। ठीक है, तो जायगोट जो है उसमें फिर गुणसूत्र जोड़ा के रूप में हो गया, तो जोड़ा के रूप में जो पाया जाता है वह होता है द्विगुणित संरचना, हो गया द्विगुणित संरचना। तो अगुणित द्विगुणित क्लियर। अगुणित जिसमें गुणसूत्र का संख्या जनक कोशिका का आधा हो जाए, अगुणित संरचना हो गया, जिसमें हो गया नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। ठीक है, और द्विगुणित क्या हो गया, जिसमें गुणसूत्र का संख्या जोड़ा के रूप में रहता है, जिसमें आपका क्या बना, जायगोट यानी युग्मनज। इसी बात पे यहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे। अगुणित वैसा संरचना जिसमें गुणसूत्र का संख्या जनक कोशिका का क्या बोले थे, आधा। हम लोग देख लिए नर युग्मक मादा युग्मक, शुक्राणु अंडाणु, पेड़ पौधा में नर युग्मक को बोलते हैं परागकण, मादा युग्मक को बोलते हैं अंडकोशिका। ठीक है, इन चारों को दिमाग में रखना है। द्विगुणित में क्या हम लोग देखे, वैसा संरचना जिसमें गुणसूत्र का संख्या क्या जोड़ा के रूप में हो जाए उसको द्विगुणित बोलेंगे, जिसमें आपका युग्मनज आ गया। ठीक है ना, जायगोट जो बोलते हैं हम लोग, उसको ध्यान रखते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये निषेचन का प्रकार था आपका
जो पहले पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। एक यहाँ पे हम लोग देखते हैं अंड प्रजक और सजीव प्रजक। देखो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो नाम से आपका क्लियर है, बिना समझाए हुए सब याद होने का चाहिए। अंड प्रजक ओविपेरस, अंड मतलब अंडा, अंडा मतलब किसी का भी अंडा, ये नहीं कि खाली मुर्गी का अंडा, किसी का भी हो सकता है। अंड मतलब अंडा, तो अंडा में भी कैसा अंडा, निषेचित अंडा, सब अंडा नहीं, अनिषेचित का तो नहीं होगा। वैस अब प्रजक मने उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है ना। प्रजक मतलब उत्पन्न करना, अंड मने कुछ अंडा, अंडा में कैसा निषेचित, वही चीज लिखा हुआ है। वैसा जीव जिसके द्वारा निषेचित अंडा, इसको ध्यान में रखना है, निषेचित अंडा, ठीक है, निषेचित अंडा को उत्पत्ति करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंड प्रजक। जैसे ऐसा होता है मुर्गी, ठीक है ना, अभी नहीं कि मुर्गी तो मुर्गा नहीं लिख देना, मुर्गी। मगरमच्छ, अब नर मादा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपका अंडरस्टूड है। सांप, ये सब आपका अंडा देने वाला जीव है। अब ऐसा कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, मुर्गी दे दिया, मगरमच्छ दे दिया, सांप दे दिया, कुछ और ऑप्शन में दे दिया, नॉन ऑफ दिस दे दिया, ठीक है। अब लड़कों को कभी कभी होता है, ध्यान दिया पहला ऑप्शन पर मुर्गी, से मार दिया मुर्गी कि अंडा देने वाला है, इस पर दिमाग नहीं लगा है, इसलिए आंसर को थोड़ा समझ के बनाना है। तो जो अंडा देने वाला जीव है अंड प्रजक, और जो संतान का उत्पत्ति करेगा, जैसे हम लोगों में क्या होता है, मनुष्य में संतान का उत्पत्ति होता है, ठीक है, हम लोगों में अंडा थोड़े होता है, अंडाणु बनता है, और अंडाणु का निषेचन शरीर के अंदर होता है, और जो जन्म लेगा जीव वह आपका संतान के रूप में जन्म लेगा। तो जो संतान का उत्पत्ति करेगा, यानी जिस जीव में संतान का उत्पत्ति होता है, उसको सजीव प्रजक बोलते हैं। नाम है सजीव, जीव का उत्पन्न करना, ठीक है। तो जो जीव का उत्पत्ति करेगा सजीव प्रजक, जो निषेचित अंडा का उत्पत्ति करेगा, ठीक है। एक आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा है, समझिएगा बढ़िया से। जनन का दो तरीका हम लोग देख रहे हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अब बात है दोनों में ज्यादा बेहतर कौन हो सकता है, लैंगिक अच्छा होगा, अलैंगिक अच्छा होगा, या दोनों सेम है, ठीक है, या किस तरह का कोई किसी में दिक्कत नहीं है। तो एक बात जानो, जनन में जो लैंगिक होता है ना, यह अलैंगिक जनन से अच्छा होता है। अब ये नहीं कहना है कि हाँ हम लोगों में लैंगिक जनन होता है तो अपना बड़ाई के लिए बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ये वास्तविकता है। लैंगिक जनन से संतान जो होगा ना, उसमें कुछ भिन्नता होता है बुआ, जैसे बात लिखा हुआ है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव या संतान अपने जनक से कुछ भिन्न होता है। इस पॉइंट को समझना है थोड़ा सा, अपने जनक से कुछ भिन्न। जैसे हम ही लोग अपने पर लेते हैं, हम लोग का चेहरा मोहरा, क्या हम लोग के माता पिता जो जनक हुए उनसे 100% मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ भिन्नता होता है। तो कुछ भिन्नता होने से क्या होता है ना, कि वह आपका आने वाले वातावरण में जो नया जीव का उत्पत्ति होगा वह थोड़ा बेहतर क्वालिटी वाला होता है। लेकिन जो अलैंगिक वाला होता है जीव, अलैंगिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है उसमें, है ना। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतान होगा वह अपने जलक के बिल्कुल समान, कोई चेंजिंग नहीं। जिस अमीबा में होता है जनन बिल्कुल सेम टू सेम, पैरामीशियम में सेम टू सेम, उससे क्या होता है, उसमें चेंजिंग तो हो नहीं रहा है। तो वातावरण का या फिर प्रकृति का जब किस तरह का चेंजिंग होगा तो उसमें वह एडजस्ट करने में उसको ज्यादा दिक्कत हो सकता है, उसका समाप्त होने का खतरा ज्यादा है। लेकिन लैंगिक वाला में क्या होता है, इस समय के अनुसार उसमें बदलाव होते जाता है और ज्यादा बेहतर पीढ़ी का उत्पत्ति होता है, ठीक है। इसलिए लैंगिक जनन अलैंगिक से बेहतर चीज होता है, ठीक है। एक लिंगी द्विलिंगी जीव, ठीक है, इसमें समझिएगा थोड़ा। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, द्विलिंगी को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है, या उभय लिंगी इसको बोला जाता है। एक लिंगी जैसा नाम है, एक लिंगी मतलब एक लिंग वाला, ठीक है। एक लिंगी मतलब कितना लिंग वाला, एक लिंग वाला। जैसे मनुष्य में एक लिंग का हम लोग जीव हैं, नर अलग होता है मादा अलग होती है ना।
और भी जीव है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, इस सब में क्या चाहिए? नर अलग, मादा अलग। तो जिसमें वह जीव एकलिंगी कहलाएगा। यानी एकलिंगी किसको कहेंगे? वैसा जीव जिसमें नर अलग और मादा अलग अलग होता है। क्लियर? नर अलग मादा अलग यानी एक लिंग वाला जीव को हम लोग बोलेंगे एक लिंगी जीव। ठीक है? जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, सब में नर अलग होता है, मादा अलग होती है। ठीक है? द्विलिंगी या उभयलिंगी इसको होता है। ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, उभयलिंगी ज्यादातर यही पूछता है, बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी को। इसमें ऐसा नहीं है कि कह देना है कि हाँ नर मादा एक साथ रहता है। इसमें जैसे बोला हम लोग कि नर मादा अलग अलग होता है, इसमें नर मादा नहीं बोलना है, इसमें बोलना है नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही जीव में रहेगा। ठीक है? वैसा जीव जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पाया जाता है, यानी एक जीव ही है ना, जैसे केचुआ में इस तरह का होता है। ठीक है? उसमें नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है। यानी इसमें नर का वाला भी जनन अंग होता है और मादा का भी जनन अंग होता है। तो जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों जनन अंग पाया जाता है, वैसे जीव को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल जीव। ये सब केंचुआ हो गया, फीता कृमि हो गया, इस तरह पाया जाता है। ठीक है? ये सब आपका थोड़ा सा जो प्रक्रिया है ना, अलैंगिक जनन का सब कुछ प्रक्रिया है, खंडन बहुखंडन, इस आपका कुछ लोअर क्लास 10th क्लास में भी सब पूछता है, आईएसएम में भी ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा देता है। ठीक है? इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? और सब नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको, है ना? देखिए, द्विखंडन, द्वि मतलब दो, और खंडन, खंडन मतलब टुकड़ा होना। ठीक है? इसमें एक जीव विभाजन करेगा, दो जीव बना देगा। एक उसकी में होता है अमीबा पैरामीशियम। बहुखंडन, बहु मतलब बहुत, है ना? बहु मतलब बहुत सारा, खंडन मतलब टुकड़ा। एक जीव विभाजन करेगा, बहुत सारा जीव बना देगा। ठीक है? आपका द्विखंडन बहुखंडन का एक जनरल शब्द है। और भी कुछ तरीका होता है। जंतु में अलैंगिक जनन जो होता है ना, उसका ये सब जनरल एक प्रोसेस है। द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणुजनन। ठीक है? द्विखंडन नाम से पकड़िएगा थोड़ा सा। द्विखंडन, द्वि मतलब दो और खंडन का मतलब होता है टुकड़ा, यानी एक जीव विभाजन करके और कितना जीव बना देगा? बहुखंडन, नाम ही में इसका आंसर है बहु, बहुत सारा, खंडन टुकड़ा, एक जीव विभाजन करेगा, बहुत सारा जीव बना देगा। मुकुलन, मुकुल से बना है, मुकुल का मतलब होता है उभार, मुकुल का मतलब उभार, शरीर से उभार निकलेगा, नया जीव का उत्पत्ति कर देगा। पुनर्जनन, दोबारा जन्म, कोई जीव है उसको कितना भाग में काट दीजिए, हर भाग से नया जीव बन जाएगा। ठीक है? बीजाणुजनन, इसमें जीव का उत्पत्ति बीजाणु के द्वारा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा देगा, इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट के रूप में समझ लीजिए। द्विखंडन में एक जीव से दो जीव, बहुखंडन में एक जीव से बहुत सारा जीव, मुकुलन में जीव का उत्पत्ति मुकुलन के द्वारा, मुकुल के द्वारा। पुनर्जनन में जीव कितना भाग में कटेगा, हर भाग से नया जीव बनेगा। बीजाणुजनन में जीव का उत्पत्ति बीजाणु। क्या नोट्स ना जाएगा?
हो गया इसमें। ओके स्टूडेंट्स, जो बात बताई गई ठीक है उसको आप लोग थोड़ा सा क्लियर रूप में समझिएगा। कोई डाउट, एनी डाउट ठीक है उसको आप लोग मैसेज के द्वारा या किसी माध्यम से उसको पहुंचा देना है, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसका फर्स्ट लेसन से रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चन है। और इसमें आपका जो जनरल जो जरूरी चीज था ठीक है, इसमें आपका 1 नंबर 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। इसके बाद का जो अगला लेसन है आपका पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, ठीक है, उसको जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा विशेष हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं।